हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ाएंगे हिंदी में वर्ण विचार। वर्ण क्या है? वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है। वर्ण क्या है? वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है जिसके हम टुकड़े नहीं कर सकते, उसे क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। परिभाषा लिखिए, भाषा की सबसे छोटी इकाई जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते उसे वर्ण कहते हैं। हिंदी भाषा में प्रयुक्त सबसे छोटी ध्वनि वर्ण कहलाती है, जैसे आ, ई, उ, क, ख आदि। वर्णमाला वर्णमाला वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। जो वर्ण हैं, सारे जितने भी वर्ण लिखे हुए हैं हिंदी में, उन्हें एक व्यवस्थित समूह में लिखा गया, उन सबको मिलाकर क्या बनी? वर्णमाला बनी। कोई भी भाषा है, उसकी जो वर्ण है उसके उन्हें एक व्यवस्थित समूह में लिखने को ही क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। वर्ण के अंदर हम दो चीजें पढ़ेंगे, स्वर और व्यंजन। वर्ण को दो भागों में बांटा गया, स्वर में और व्यंजन में। इसमें पढ़ेंगे हम स्वर, जिनको बोलने में किसी अन्य ध्वनि की सहायता नहीं लेनी पड़ती है, उन्हें स्वर कहते हैं। यानी कोई और ध्वनि इसमें मिक्स नहीं करनी, सादा सादा मुंह से हमारे साउंड निकल जाता है। स्वर कितने होते हैं? 11 होते हैं। आ, ई, आ। हमेशा इसको ऊपर नीचे करके लिखेंगे ताकि हमें पता चल जाए ये एक ही है, मतलब ये इसका दोगुने समय में बोला गया है, इसलिए इसे दीर्घ वो आगे आएगा, अभी बता देंगे। आ, ई, उ, रे, ए, ओ, औ। स्वर के भेद, ह्रस्वर, जिनके उच्चारण में बहुत थोड़ा समय लगता है, उन्हें क्या कहते हैं? ह्रस्वर कहते हैं। ये चार होते हैं, आ, ई, उ, रे। इनके उच्चारण में बहुत थोड़ा समय लगता है, ये कम समय में ही मुंह से निकल जाते हैं। दीर्घ स्वर, ह्रस्वर के बाद आता है दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर क्या होते हैं? जिनको बोलने में ह्रस्वर से 2 गुना समय लगता है। आ, ई, उ, ए, ओ, औ। ये 7 होते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, इनकी संख्या 7 होती है। इन्हें ह्रस्वर, जो हमने अभी पीछे पढ़े थे, ह्रस्वर से 2 गुना समय लगता है। जैसे आ, ई, उ, ए, ओ, औ, इनको 2 गुना समय ह्रस्वर से लगता है, इन्हें हम दीर्घ स्वर कहते हैं। दीर्घ स्वर के बाद होता है प्लुत स्वर, जिनके उच्चारण में ह्रस्व स्वरों के उच्चारण से 3 गुना समय लगता है। इन स्वरों को लिखते समय ये अक्षर बना देते हैं, ये इसका चिन्ह है, ये चिन्ह बना देते हैं, जैसे ओम, राम आदि। अधिकतर इनका इस्तेमाल कब होता है? जो दूर से किसी को बुलाने के लिए, जो हम जोर से आवाज लगाते हैं तो देर तक खींचते, वहां पर इनका प्रयोग किया जाता है। इनके उच्चारण में 3 गुना समय लगेगा ह्रस्व से, और इनको लिखते समय ये चिन्ह है, ये बना देते हैं बीच में। और मोस्टली इनका प्रयोग जो होता है वो संस्कृत भाषा में के शब्दों में किया जाता है। जो संस्कृत के शब्द जब हम लिखते हैं तो उसमें हम इनका इस्तेमाल करते हैं। और ये जो है, ये दूर से बुलाने के लिए या लंबा खींचते हैं किसी को 3 गुना टाइम तक, तो हम इनका इस्तेमाल वहां पर करते हैं उन अक्षर में। जैसे ओ को हमने 3 गुना खींचेंगे हम स्वरों के, ह्रस्व स्वर की अपेक्षा। इसमें राम लिखा तो इसमें जो आ है उसको हम क्या करेंगे? 3 गुना खींचेंगे उससे। तो ये क्या है? ये प्लस स्वर कहलाते हैं। ये ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर के अतिरिक्त एक स्वर है जिसे प्लुत स्वर कहते हैं। मोस्टली इसका यूज संस्कृत भाषा के शब्दों में होता है। इसके बाद हम देखते हैं अयोगवाह। अयोगवाह क्या होते हैं? अनुस्वार, जैसे अंग, उदाहरण पंख, गंगा आदि। इसके उच्चारण में सिर्फ नाक से हवा निकलती है, वो क्या कहलाते हैं? अनुस्वार कहलाते हैं। इसका चिन्ह क्या होता है? सिर्फ बिंदु होता है। इसका चिन्ह क्या होता है? तो हम अक्षर के ऊपर बिंदु लगा देते हैं। और अगला है विसर्ग। विसर्ग जैसे आ, उदाहरण पुनः, प्रातः आदि। इनका जो उच्चारण है, इनके उच्चारण हा के समान होता है। इनका उच्चारण हा के समान होता है। अनुनासिक, जैसे चंद्रबिंदु इसका चिन्ह है, उदाहरण है इसका आंख, दांत आदि।
मुख और नाक से क्या होता है, इनका उच्चारण होता है जो अनुनासिक होते हैं। अनुस्वार, विसर्ग, अनुनासिक, अंग, आह और चंद्र बिंदु होता है, इसे हम अनुनासिक कहते हैं। अंग की जो बिंदी खाली हम ऊपर लगाते हैं उसे हम अनुस्वार कहते हैं, और किसी भी अक्षर के बाद 2 बिंदु लगाते हैं उन्हें हम विसर्ग कहते हैं। इसका उच्चारण हा की तरह होगा, जैसे पुनः और प्रातः, आंख, दांत, अनुनासिक का होगा। अब हम पढ़ेंगे व्यंजन। व्यंजन क्या होते हैं? जो वर्ण स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं व्यंजन कहलाते हैं, जैसे का, खा, गा आदि, ऐसे आगे तक चलते हैं। ये क्या कहलाते हैं? सारे व्यंजन कहलाते हैं। व्यंजन के भेद, ये जो व्यंजन हमने लिखे का, खा, गा, इसके अंदर सब में क्या रहता है कि स्वर विद्यमान रहता है, आधा का और प्लस आ, ये होता है, ये आधा खा प्लस आ, सबके अंदर एक एक स्वर होता है, तो वो क्या कहलाते हैं? व्यंजन कहलाते हैं। व्यंजन के भेद, सबसे पहला आता है स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन क्या होते हैं? जिन व्यंजनों को बोलते समय हवा जो है वो मुख के किसी न किसी भाग से स्पर्श करती है, उन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं। ये 25 होते हैं, कावर, चावल, टावल, टावर, पावर, इन्हें 5 वर्गों में विभाजित किया जाता है और हर वर्ग में 5 होते हैं। ये का, खा, गा, घा, अंग, चा, छा, जा, झा, ञा, टा, ठा, डा, ढा, णा, ता, था, दा, धा, ना, पा, फा, बा, भा, मा। का वर्ग में 5, चा वर्ग में 5, टा वर्ग में 5, ता वर्ग में 5 और पा वर्ग में 5, ये 25 होते हैं। इनका उच्चारण स्थान भी मैं आपको बता देता हूं यहाँ पर कि उच्चारण स्थान क्या होता है। सबसे पहले आप एक मुंह बना लो, ऐसे मान लिया हमने एक क्या बना लिया, मुंह बना लिया। सबसे पहले क्या आएगा? कंठ। यह क्या होता है? कंठ। तो इसका मान लो सबसे पहला वर्ग जो है उसका कहां से उच्चारण होगा? कंठ से। फिर उसके बाद में यहां आते जाएंगे ऐसे। अब यहां कहां आ जाएंगे? सबसे पहले तालु। इसका उच्चारण कहां से हुआ? तालु से। उसके बाद में कहां आएंगे? मूर्धा। मूर्धा होता है मसूड़े जो होते हैं उसके और तालु के बीच की जो जगह होती है उसे क्या कहते हैं? मूर्धा कहते हैं। इसका उच्चारण स्थान क्या होगा? मूर्धा। फिर उसके बाद में क्या आते हैं? दंत। दांत हमारे यहाँ पर है, दंत को क्या कहें? दांत कह लो, तो वो क्या होगा? दंत होगा उसका उच्चारण स्थान। फिर उसके बाद क्या होते हैं हमारे? होठ। होठ को क्या कहते हैं हिंदी में? ओष्ठ। तो उसका उच्चारण स्थान क्या होगा? ओष्ठ होगा। 5वीं जो वर्ग है उसका क्या होगा? ओष्ठ होगा। सबसे पहला कंठ, फिर तालु, फिर मूर्धा, फिर दंत, फिर ओष्ठ। एक तरफ से है कंठ, तालु, मूर्धा, दंत और ओष्ठ। ऐसे याद रखेंगे तो ये आसानी से याद हो जाएगा। ठीक है, 5 वर्ग इससे याद कर लेंगे। 5 वर्ग के 25 अक्षर होते हैं, इसके अंदर 25 वर्ड हैं जिन्हें क्या कहते हैं? स्पर्श व्यंजन कहते हैं। स्पर्श व्यंजन के बाद हम पढ़ेंगे अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन क्या होते हैं? जिह्वा मुख के किसी भाग को पूरी तरह स्पर्श नहीं करती, जैसे या, रा, ला, वा। ये व्यंजन क्या कहलाते हैं? अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं। ये चारों, या, रा, ला, वा, ये 4 व्यंजन अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं। इसके बाद में आते हैं ऊष्म व्यंजन। इनके उच्चारण में गर्म वायु मुख से बाहर आती है। जो अक्षर हम उच्चारण करते हैं तो वो रगड़ के साथ बाहर आता है, उस रगड़ से ही एक गर्म वायु हमारे मुंह से उत्पन्न होती है तो वो बाहर आती है, तो उसी को हम क्या कहते हैं? ऊष्म व्यंजन कहते हैं। इसी वजह से जैसे शा,
शा, सा, हा, ये चारों क्या है, ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं। इसके बाद आई संयुक्त व्यंजन, इसके बाद आते हैं संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन वो होते हैं जो दो व्यंजनों के मेल से बनते हैं, जैसे शा, तो इसमें आधा का और आधा शा और प्लस आ, ये क्या बना, शा। त्रा, ता और रा और आ से बना है। ज्ञा, जा, या और आ से बना है। और श्रा, शा, रा और आ से बना है। ये क्या है, संयुक्त व्यंजन है। ये मेल से बने कुछ व्यंजनों के, ये ऐसा नहीं अकेले व्यंजन हो, ये मेल से बने हुए व्यंजन को ही क्या कहते हैं, हम संयुक्त व्यंजन कहते हैं। कई बार एग्जाम्स में ये भी पूछा गया है कि द्वितीय व्यंजन क्या होता है। वैसे ज्यादा आता नहीं है, लेकिन कभी कभी एग्जाम में पूछ लेगा कि द्वितीय व्यंजन क्या होता है। तो जब स्वर रहित व्यंजन का मेल स्वर सहित समान व्यंजन से होता है तो उसे द्वितीय व्यंजन कहते हैं। जैसे आधा चा, ये क्या है, स्वर रहित व्यंजन प्लस स्वर सहित व्यंजन और कैसा, समान व्यंजन। समान व्यंजन से मेल होता है तो क्या बनता है, ये द्वितीय व्यंजन बन जाता है, इसे द्वितीय व्यंजन कहते हैं। इसके एग्जांपल्स ले लो, जैसे कच्चा, बच्चा आदि। यह हम ले लेते हैं आधा का और प्लस आधा ता और प्लस पूरा था। यानी इसमें क्या है, ये स्वर रहित है ता और ये स्वर सहित है ता, ये बन गया। इसका एग्जाम्पल ले लेते हैं, ये द्वितीय व्यंजन बन गया। इसका एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे कुत्ता आदि। ठीक, ये हमारे द्वितीय व्यंजन है। ये इंपॉर्टेंट लिख लीजिए, ये एग्जाम्स में कभी भी पूछा गया है कई बार कि द्वितीय व्यंजन क्या होता है। स्वर रहित और स्वर सहित समान व्यंजन जब मिलते हैं तो वहां पर क्या बन जाता है, द्वितीय व्यंजन बन जाता है। इसके एग्जाम्पल्स हैं जैसे कच्चा, बच्चा, और जैसे यहाँ पर आधा था प्लस था, यानी स्वर रहित और स्वर सहित था, दोनों मिलकर ये द्वितीय व्यंजन बना। और ये क्या हो गया, जैसे कुत्ता। वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।